सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी टूल में आपका स्वागत है। और आज भी बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन के रूप में, लेकिन जो इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं वो 100 से प्लस जाएगा आपका, राइट। और आप देख रहे होंगे लगातार मैं सीरीज ले रहा हूँ, ये चौथा सीरीज है। लगभग हम लोग 5 से 7 चैप्टर डेली रिवाइज कर रहे हैं, और ऐसे ही रिवीजन चलता रहा तो काफी जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा और अच्छा पकड़ हो जाएगा झारखंड जीएस में। और इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगे तो और भी जिस तरीके से जीएस और भी हमने पोर्शन को स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर का सीरीज, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है, अनवांटेड क्वेश्चन नहीं है, राइट। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सभी को आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं, मतलब कौन सा मेल नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी आंसर आपको करना है। और देखिए उपनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक उपनाम का भी क्वेश्चन शामिल कर लिया जाए। तो इसका आंसर कीजिए और सभी को इसका आंसर कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं एक एक शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए शुरुआत में ही, राइट। और इसका सही आंसर सभी को करिए। अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो लीजिए, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए वाटरमैन ऑफ झारखंड किसे बोला जाता है? वाटरमैन ऑफ झारखंड बोला जाता है सिमोन उरांव को। आपको ऑप्शन में जल पुरुष भी रह सकता है, हो सकता है आपके सामने जल बाबा करके भी हो, है ना। वाटरमैन ऑफ झारखंड भी हो, तो ये सिमोन उरांव बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पूर्ण चंद्र के बारे में बात करते हैं, तो झारखंड का गांधी बोला जाता है, ठीक है। बताइए पूर्ण चंद को क्या बोला जाता है? पूर्ण चंद को झारखंड का गांधी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। क्या बोला जाता है? तो झारखंड का गांधी इनको बोला जाता है, शेर ए झारखंड नहीं बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? तो झारखंड का गांधी, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, ये झारखंड का गांधी। तो शेर ए गांधी किसको बोला जाता है? बताइए। शेर ए गांधी आप याद रख लीजिएगा कि शेर ए गांधी हम बोलते हैं शिवा महतो को, शिवा महतो को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग गर्ल दीपिका कुमारी को बोला जाता है क्या? नहीं, ये भी गलत है। तो किसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग गर्ल? बताइए। रागिनी कश्यप को भी बोला जाता है, रागिनी कश्यप को बोला जाता है। तो ये दो ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। क्या क्या गलत है मैंने बता दिया कि जो पूरन चंद है उन्हें क्या बोला जाता है? झारखंड का गांधी बोला जाता है। जबकि शेर ए गांधी किसे बोला जाता है? तो शिवा महतो को बोला जाता है। और स्ट्रॉन्ग गर्ल बोला जाता है रागिनी कश्यप को। और पलामू को क्या बोला जाता है? झारखंड का जैसलमेर बोला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन यानी कि बी और सी जो है वो दोनों मेल नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, ठीक है। अब देखिए उपनाम से रिलेटेड जो जो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उपनाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा उपनाम से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। एक आप बता दीजिएगा कि बाबा जी के नाम से किसको जाना जाता है। आराम से हम लोग करेंगे और आप लोग की आराम से सुनिए जरा, ठीक है। बाबा जी के नाम से किसको जाना जाता है? लाल बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? जो कंफ्यूजन वाला है ना वो हम लोग जरूर करेंगे। लाल बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? फिर आप बता दीजिए क्या, लाल बाबा हो गया। एक बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? ये तीन कम से कम आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, सबसे पहले आपको बाबा जी जरूर याद रखना चाहिए कि भागीरथ मांझी को बोला जाता है, भागीरथ मांझी को क्या बाबा जी बोला जाता है। और लाल बाबा लाल हेमरम को बोला जाता है, लाल हेमरम को। और बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? विनोद बिहारी महतो को, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से जाना जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। ओके, और भी कुछ बात कर लेते हैं उपनाम से रिलेटेड। जैसे जो पॉपुलर हैं, जैसे जमुना टुड्डू से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि
जमुना टुडू को किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना, जमुना टुडू को लेडी टार्जन बोलते हैं, राइट? सरोजा अय्यर को बड़ी दादी बोलते हैं, बड़ी दादी। अच्छा, प्रभात कुमार एक आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रभात कुमार को क्या बोला जाता है? प्रभात कुमार को, तो प्रभात कुमार को जरूर याद रखिएगा कि बटरफ्लाई ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। बटरफ्लाई ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है प्रभात कुमार को। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बर्ड मैन ऑफ झारखंड किसे बोला जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बर्ड मैन ऑफ झारखंड ये किसे बोला जाता है? तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। बर्ड मैन ऑफ झारखंड बोला जाता है पन्ना लाल को। पन्ना लाल को बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ झारखंड। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। और हमने बता दिया कि शिवा महतो को शेर ए झारखंड और पूरन चंद को हम लोग बोलते हैं क्या? झारखंड का गांधी बोलते हैं, ये हम लोग बता चुके हैं। एक और आपको याद रखना चाहिए, नेचुरल लीडर। नेचुरल लीडर किसको बोला जाता है? नेचुरल लीडर, तो नेचुरल लीडर बोला जाता है नृपेंद्र नाथ सहदेव को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर, तो पहला का आंसर है कि बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो आप आंसर करिएगा बी एंड सी दोनों। ठीक है ना? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका भी आंसर कीजिएगा। बताना है आपको कि संगीत नाटक अकादमी का चंदन क्यारी में विशेष रूप से किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र है? इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, कोशिश करें सही आंसर करने का। तो सभी की तरफ से आना चाहिए। छौ नृत्य आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। छौ नृत्य आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा छौ नृत्य। अच्छा, महात्मा गांधी के सामने ये छौ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया था? कितने लोग बताएंगे? आंसर कीजिएगा जरा कि महात्मा गांधी के सामने ये जो छौ नृत्य का प्रदर्शन है कब किया गया था? अब देखिए, बात आई है छौ नृत्य की और हर बार आपको देखने को मिल रहा है छौ नृत्य से रिलेटेड फैक्ट। तो एक बार हम लोग फटाफट से छौ नृत्य को दोबारा से डिस्कस करते हैं, राइट? छौ नृत्य बड़े ही आप आराम से सुनिए कुछ देर अच्छे से। वैसे सतरिया की बात करते हैं तो ये असम में आपको देखने को मिलता है। कथक आप देखेंगे तो कथक आपको उत्तर भारत साइड, उत्तर प्रदेश यूपी वाले साइड में देखने को मिलेगा। और कथक कली पूछेगा तब ये केरल में हो जाएगा। भरतनाट्यम पूछेगा तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कितने नृत्य को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, छौ नृत्य की कितनी शैलियां हैं? मेन इसका 3 शैली आपको देखने को मिल जाता है। एक मयूरभंज में आपको देखने को मिलता है। मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके बाद पुरुलिया में देखने को मिलता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और एक झारखंड के सरायकेला में आपको देखने को मिल जाता है। 1938 में सुधेंद्र नारायण के द्वारा सबसे पहले विश्व में इसका प्रदर्शन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने पूछा कि महात्मा गांधी के सामने ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1941 में ये महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। खूंटी में जो प्रचलित है छऊ, उसको क्या बोला जाता है? ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ आपसे, तो याद रख लीजिए, इसे बोला जाता है सिंकुआ। खूंटी में जो प्रचलित है उसे सिंकुआ के नाम से जाना जाता है। ये सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, सरायकेला का जो छऊ का आधार है वो कौन से युद्ध से माना जाता है? तो ये भी नोट कर दीजिएगा कि परिखंडा, परिखंडा नामक युद्ध माना जाता है, परिखंडा। ये थोड़ा सा नया हो सकता है लेकिन ये जरूर याद रख लीजिएगा, कुछ नए फैक्ट मिलते हैं सुनने में लगता है, उसको आप नोट कर लीजिए या फिर अगर याद है तो आप रिवीजन के तौर पर उसको रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में, मतलब विरासत नृत्य बोल लीजिए आप, विरासत नृत्य में कब शामिल किया गया था इसे? विरासत नृत्य में कब शामिल किया गया था छऊ को? तो याद रख लीजिएगा 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2010। और हमने क्या क्या बताया था लास्ट टाइम? 1960, 1900 नहीं बल्कि 2004, राइट? 2004 और 2011 में कौन कौन सा केंद्र और कहाँ पर स्थापना हुआ था? ये केंद्र हमने आपको बताया था जो कि छौ नृत्य से संबंधित है।
हमने बताया था कि 1960 में सरायकेला छौ केंद्र की स्थापना की गई थी सरायकेला में ही। उसके बाद 2004 वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा नाम ये अलग है, नटराज कला केंद्र। नटराज कला केंद्र की जो स्थापना है वो 2004 में चेगा में किया जाता है। चेगा कहाँ पर? ईचागढ़, सरायकेला, खरसावां। उसके बाद 2011 में आपको याद रखना है कि मानभूम छऊ कला केंद्र ये आपका सिल्ली में है। मानभूम छऊ कला केंद्र ये सिल्ली में है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्थापना होती है 2011 में। उसके बाद मैंने बताया था कि छऊ नृत्य कलाकार आपको 6 टोटल याद रखना है क्योंकि आपसे हमेशा क्या क्वेश्चन पूछता है छऊ नृत्य से। छऊ नृत्य के खास करके जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं उनका नाम 4 में से कोई भी 3 दे देता है और पूछता है कि एक कौन छऊ नृत्य कलाकार नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को एक मिला है। तो देखिए ये कौन कौन छऊ नृत्य कलाकार है और किनको किनको कब मिला है पद्मश्री पुरस्कार। अब ध्यान से सुन लीजिए, राइट। मैं इसमें लिख दे रहा हूँ आपको। तो 1991 में मिला था किसे? सुधेंद्र नारायण सिंह को। श्याम चरण पति को 2006 में मिला था। मकर ध्वजा दारोगा को मिला था 2011 में। 11 में। और मैं डेली ये रिवीजन करवा रहा हूँ तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गुरु शशधर आचार्य को मिला था 2020 में, सबसे लेटेस्ट इनको मिला हुआ है। उसके बाद केदारनाथ साहू को मिला था 2005 में, याद रख लीजिएगा। और मंगलाचरण मोहंती को कब मिला था? ये 2009 में मिला था। कहीं कहीं ये 8 दिया हुआ रहता है तो 8 नहीं, आप 9 ही मान के चलिएगा। उसके बाद पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को मिला था 2012 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया बताया, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। शुभेंदु नारायण को 1991 में, चरण चरणपति को 2006 में, 2011 में मिला था मकर ध्वजा दारोगा को, 2020 में मिला था गुरु शशधर आचार्य को, 2005 में मिला था केदारनाथ साहू को, 2009 में मिला है मंगलाचरण मोहंती को, और 2012 में मिला है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आप कर चुके थे, और सी जितने भी आंसर कर रहे थे, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, और सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए। जितने भी लोग हैं फटाफट से इसका आंसर कीजिए, हालांकि काफी कम लोग हैं वैसे, पता नहीं कम लोग क्यों हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। मधुबन आंसर आ रहा है। मधुबन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और आपको बताइए कि ये पारसनाथ पहाड़ी की बात हो रही है। पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है ना? ये आपको पता ही है। पायरोक्सिन ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर बना हुआ है ये। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ये समर्पित है। तो ये सारा कुछ आप जानते हैं पारसनाथ से संबंधित, राइट। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ पर है राजधनवार। बताना है कि राजधनवार किनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। अगला कि झारखंड का शिमला किसे बोला जाता है। तो ये देखिए उपनाम से रिलेटेड फिर आपके सामने है। तो उपनाम से रिलेटेड कुछ और आप देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुनिएगा जरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और आप फटाफट से आंसर करते जाइएगा। सबसे पहले बता दीजिए कि झारखंड का खेल नगरी किसको बोला जाता है। झारखंड का खेल नगरी किसे बोला जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मिनी मुंबई किसे बोला जाता है। तीसरा, आपको बताना है कि झारखंड का जैसलमेर किसे बोला जाता है। अगला मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बताइए कि क्या बताएंगे। प्रतिभाओं की धरती किसे बोला जाता है। ये 4 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है और चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार बताइए, आवाज वगैरह ठीक ठाक है ना, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो खेल का नगरी अगर आपसे पूछता है तब आपका आंसर होना चाहिए क्या? जमशेदपुर। मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा जरा। ये भी है जमशेदपुर।
जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के नाम से पलामू को जाना जाता है, ये हमने आपको बता दिया था। और प्रतिभाओं की धरती बोला जाता है और मांझी को। ठीक है, तो इन सारी चीजों को याद रखना इसी सीक्वेंस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते हैं जैसे बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। खेल नर्सरी पूछेगा ना, खेल नगरी नेतरहाट, लेकिन खेल नर्सरी पूछेगा ना तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर खेल नर्सरी पूछा होता तब आपका आंसर होता सिमडेगा, इसका आंसर सिमडेगा होता। तो ये थोड़ा सा सिमडेगा, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है, राइट। डोम्बारी पहाड़ी आप जानते हैं कि जो डोम्बारी पहाड़ी है उसे झारखंड का जलियांवाला बाग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सांपों का घर जामताड़ा को बोला जाता है, ये आप भी जानते हैं। और बाकी आपको पता है, जो अलग था वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोड्डा और दुमका जिला झारखंड के कौन से प्रमंडल में है? आपको पता है कि टोटल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से 5 जिले आते हैं। तो देखिए सबसे पहले दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल 5 जिले आते हैं। पलामू और कोल्हार में 3-3 जिले आते हैं, राइट। और आपका संथाल परगना में टोटल 6 जिला आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर में आपका कितना आता है? उत्तरी छोटा नागपुर में आपके 7 जिले आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये वाला देख लीजिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, क्लियर दिखेगा? ओके, मैं मैप को जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ओके। ये रहा मैप, मैप में देखिएगा जरा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका पलामू प्रमंडल हो जाता है ये, जिसमें आपके कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। एलपीजी, जिसको आप पगला से भी याद रखते हैं, मतलब एलपीजी याद रखिए, ज्यादा सुनने में ठीक लग रहा है ये। तो 3 यहाँ पर, 3 देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 3। ये कोल्हान आपका हो गया। और इधर 6 जिले, इधर एक गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। ये टोटल 6 जिले जो है आपके संथाल परगना में आ जाते हैं। तो ये आपका संथाल परगना हो गया। और जो बच गए, ये वाला आप देख लीजिए, इधर इधर जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, रांची सहित 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी छोटा नागपुर। और ये वाला जो बचा, ये जो देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा क्या? उत्तरी छोटा नागपुर। क्लियर है? तो ये इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। ओके, ओके। तो आपसे पूछा था क्या? आपसे पूछा था कि गोड्डा और दुमका, तो आप देख लीजिए गोड्डा और दुमका आपके किस में पड़ गए? संथाल परगना में। तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोड्डा और दुमका को लोकेशन कहाँ पर है? ये रहा गोड्डा, ये रहा आपका दुमका, और ये जो टोटल है ये आपका संथाल परगना वाला एरिया आ जाता है, जिसमें टोटल 6 जिले होते हैं। यहाँ पर एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है, जिसे क्या बोला जाता है? नदी खंड के नाम से संथाल परगना को जाना जाता है। कांक जोल के नाम से इसे जाना जाता है। कांक जोल के राजमहल पहाड़ी भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां से गुमानी नदी निकलती है। और मोतीजरा जलप्रपात आपका साहेबगंज से निकलता है, आपको पता ही है। और दामिनी को इसी वाले क्षेत्र को बोला जाता था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता होना चाहिए, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? कौन सा पर्यटन स्थल है? अब देखिए मंदिर है ना, तो मंदिर एक बार हम लोग फटाफट से रिवीजन करते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, सुनिएगा जरा बहुत ही ध्यान से। मंदिर एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं मैप के थ्रू। तो ये रहा आपके सामने मैप, और मैप में हम कुछ कुछ मंदिर को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन तो हर बार रह रहा है ना, और फिर रहेगा। सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं रांची को, कि रांची से कौन कौन सा मंदिर आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जगन्नाथ मंदिर यहाँ से याद रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर, जो कि एक उड़ीसा में भी है, जिसे व्हाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर एक आप याद रखेंगे रांची से। और रांची से क्या क्या याद रखा जा सकता है बताइए? रांची से एक सूर्य मंदिर याद रखेंगे, बुंडू में है सूर्य मंदिर। ठीक है,
और रांची में कौन सा है? देवड़ी मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, राम सीता मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है, शिव मंदिर है। ये सारे के सारे कहाँ पर है? तो ये रांची में है। खूंटी में भी कुछ मंदिर है क्या? हाँ, अमरेश्वर धाम आपको जरूर याद रखना है यहाँ से। अमरेश्वर धाम, खूंटी से अमरेश्वर धाम जरूर याद रख लीजिएगा। गढ़वा से वंशीधर याद रख लीजिएगा। लातेहार से आपको उग्रतारा मंदिर याद रखना है। लोहरदग्गा से भी एक मंदिर आप याद रख सकते हैं, वासुदेव राय की जो मंदिर है यहीं पर है, लोहरदग्गा में है। गुमला में भी बहुत सारे मंदिर है, जैसे आप देख लीजिए टांगीनाथ मंदिर है, महामाया मंदिर है, अंजन धाम है, राइट, कपिलनाथ है, सती मंदिर है, ये सारे के सारे गुमला में है। चतरा में भी कुछ मंदिर आपको मिल जाएंगे, जैसे भद्रकाली मंदिर है, राइट, कौलेश्वरी मंदिर है। तो ये दो मंदिर कम से कम आप चतरा से याद रख सकते हैं। पलामू में भी कम से कम एक मंदिर आप याद रख सकते हैं, द शीश महादेव मंदिर। हजारीबाग में कौन सा मंदिर है? तो एक नरसिंह स्थान मंदिर है, शिव मंदिर है, राइट। देवघर में बहुत सारे मंदिर है और मंदिरों को शहर भी बोला जाता है। वैद्यनाथ मंदिर यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। तपोवन मंदिर है, युगल मंदिर है, राइट। दुमका से भी कुछ कुछ मंदिर आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। दुमका में कौन कौन सा मंदिर है बताइएगा जरा। तो दुमका में एक बासुकीनाथ मंदिर है, मौलिक्षा मंदिर है, राइट। और गोड्डा से एक जरूर याद रख लीजिएगा, गोड्डा मैप में थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए, गोड्डा आपका थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और गोड्डा में भी एक मंदिर है आपका, ये रहा गोड्डा का लोकेशन। और गोड्डा में कौन सा मंदिर है बताइए? गोड्डा में है आपका माँ योगिनी मंदिर, ठीक है। माँ योगिनी मंदिर है। धनबाद में भी हम बार बार कुछ न कुछ मंदिर देख रहे हैं, जैसे लिल्लोरी मंदिर हमने लास्ट टाइम देखा था, ये धनबाद में ही। शक्ति मंदिर यहीं पर है। भूफोर मंदिर जो कि जनजातियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, यही ये भी धनबाद में है। शिव मंदिर जो कि चेचगांव में है, और तेलकुपी में जो शिव मंदिर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे मंदिर थे जो आपको याद रखना है। गिरिडीह से आप अगर ध्यान रखना चाहे तो झारखंड धाम याद रख सकते हैं आप। झारखंड धाम या हरिहर धाम, ये गिरिडीह में आपका है। ये कई बार आपसे पूछा हुआ है। तो ये एक ओवरऑल आपका मंदिर का रिवीजन हो गया, हालांकि एक दो बार और रिवीजन की जरूरत है। ये हम लोग डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे। रामगढ़ मैंने छोड़ दिया है ना, रामगढ़ याद रख लीजिएगा, यहाँ पर छिन्न मस्तिका मंदिर है। और एक कैथा का शिव मंदिर भी है। कैथा का शिव मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ में है। तो इतने सारे मंदिर का हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 6 था ना, कि कौन सा पर्यटन स्थल लातेहार जिले में है। तो लातेहार जिले में कौन सा है? तो आप आंसर कर सकते हैं नेतरहाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथा का शिव मंदिर कहाँ पर है? ये आपका रामगढ़ में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये आपका रांची में है। रजरप्पा भी कहाँ है? तो ये रामगढ़ में है। भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम पर, जिसे देव नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को इसी सीक्वेंस में आप याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा कि किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। और इसका भी आंसर आप इजीली कर सकते हैं, तो फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको करना है। 7 का आंसर आना शुरू हो गया है, मुक्का सेंद्रा आंसर कर रहे हैं आप। और मुक्का सेंद्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये महिलाएं जो है ना, महिलाएं पुरुष का कपड़ा पहन रही हैं, तो ये मुक्का सेंद्रा में होता है, ठीक है। एक आप जनी शिकार और भीख भाई जानते होंगे कि ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है सेंद्रा पर्व की। तो सेंद्रा पर्व से आपको क्या क्या याद रखना है? सेंद्रा पर्व, एक सेंद्रा पर्व होता है गाइस। और इस सेंद्रा पर्व से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो सेंद्रा त्योहार है, ये आपको उरांव जनजाति में ज्यादा देखने को मिलता है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये उरांव जनजाति में आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है इसका शिकार करना। शिकार करना सेंद्रा का अर्थ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैशाख माह में विशु सेंद्रा मनाया जाता है। वैशाख माह में विशु सेंद्रा, ठीक है।
फागुन में तो पता लग रहा है ये फागुन से इंद्रा हो जाएगा। जेठ में आपका जेठ या फिर वर्षा जब स्टार्ट हो रहा होता है उस समय जेठ से इंद्रा हो जाता है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही वाला लाइन था जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको बोला जाता है मुक्का सेंद्रा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है आपको। ठीक है। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बताइएगा कि 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था। ये लीजिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन और अच्छा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान कुआं। भगवान कुआं का निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी। ये संथाल परगना वाले एरिया में है। तेलियागढ़ का किला ये आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज में। साहेबगंज जिला कब बना था, एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बंशीधर मंदिर कहाँ पर स्थित है। अभी मंदिर हमने आपको बताया था ना, अगर ध्यान है तो फटाफट से बता दीजिए कि चतरा में कौन कौन सा मंदिर हमने बताया था। जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए और सभी को आंसर कीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको स्पष्ट दिखने के लिए। बताइए कि चतरा में कौन सा मंदिर है। चतरा में कौन सा मंदिर है। ये रहा आपका चतरा। और चतरा में कौन सा मंदिर है बताइए। चतरा में एक तो भद्रकाली है, महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। कौलेश्वरी मंदिर है। चतरा जिला कब बना था, 1991 में चतरा जिला बना था। चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चतरा में ही आपका डुमेर सुमेर खैवा बनारू है। खैवा आपको याद रखना है। खैवा बनारू जलप्रपात है। और बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। अगर मौका मिले तो खेवा बनारू आइएगा, बहुत कटिंग आपको अच्छा देखने को मिलेगा चतरा में। ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, बाकी आप देवघर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा देवघर। और देवघर से आपको क्या ध्यान रखना है बताइए। देवघर में आपका क्या याद रखेंगे। वैद्यनाथ मंदिर आपको पता ही है। वैद्यनाथ मंदिर, तपोवन है यहाँ पर। और एक युगल मंदिर है। ठीक है। गढ़वा में है आपका वंशीधर मंदिर, नगर उटारी गढ़वा में। और लातेहार से अगर आप ध्यान रखना चाहिए तो उग्रतारा मंदिर है। और ये रहा लातेहार आपका लोकेशन में उग्रतारा मंदिर है। और यहीं पर आपका क्या है, नेतर हाट है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या था, वंशीधर मंदिर जो है नगर उटारी गढ़वा में है। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और गढ़वा जिला कब बना था। गढ़वा और चतरा दोनों ही जिला बना था आपका 1991 में। और ये बोकारो भी इसमें ऐड कर लीजिए कि ये बोकारो भी जिला कब बना था, 1991 में। लातेहार जिला कब बना था, 2001 में जिला बना था। देवघर कब जिला बना था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 1981, 1983 या फिर नन ऑफ दीज। ये मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कमेंट करते रहना है। राइट। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 10। आंसर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन हमेशा आपको बुक से देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से इसका भी आंसर कर दीजिएगा कि ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उराव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर कीजिएगा। देखिए डब्ल्यू जी आर्चर से मैंने तीन चीज आपको बताया था। क्या क्या बताया था, एक हो दुरंग आपको याद रखना है, हो दुरंग। एक मुंडा दुरंग। एक हमने बताया था खड़िया ओलोग। ये डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा लिखा गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एच एफ वैच। एफ वैच जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उराव लैंग्वेज के लेखक है ये, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। डब्ल्यू जी आर्चर नहीं है। डब्ल्यू जी आर्चर की रचना हमने बता दी जो इम्पोर्टेंट था और हर बार पूछा जा रहा था ये। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल कहाँ पर अवस्थित है।
ये लीजिए और इसका भी आंसर आप लोग कर दीजिएगा। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हजारीबाग में आपका क्या है। हजारीबाग, तो ये रहा हजारीबाग लोकेशन। ये हजारीबाग और हजारीबाग में ही आपका सीमा सुरक्षा बल केंद्र है, जिसकी स्थापना कब होती है गाइस बताइएगा। इसकी स्थापना होती है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए रांची से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग मैप को जूम कर लेते हैं और रांची से कुछ कुछ अगर फैक्ट यहाँ पर ऐड किया जा सके तो कर लेते हैं रांची से कि रांची में क्या क्या पॉपुलर है आपका। ठीक है। ओके। तो रांची राजधानी में देखिए क्या क्या आपको याद रखना है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे और आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। रांची से सबसे पहले बता दीजिएगा कि जो झारखंड नृत्य कला मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई थी। झारखंड नृत्य कला मंदिर, ये आपका रांची में है और इसकी स्थापना आप जरूर याद रख लीजिएगा कब हुआ है। 1970 में इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है। रांची से आप प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान याद रख सकते हैं, जो कि 1952 का है। ये आपने कई बार सुना होगा। श्री कृष्ण लोक प्रशासन आपने सुना है ना, श्री कृष्ण लोक प्रशासन, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 1952 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जिसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी, ये भी आपका रांची में है। उसके बाद झारखंड न्यायिक अकेडमी, ये भी आपका रांची में है। झारखंड न्यायिक एकेडमी भी कहाँ पर है, ये रांची में है, जिसकी स्थापना 2002 में होती है। तो ये रांची वाला कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्रीय केंद्र भी रांची में है, जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो कब हुई थी, 2017 में। तो ये कुछ नए हैं, मतलब नए क्या है जो आप इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बताइए कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना रांची में कब हुई थी। राजकीय पुस्तक संग्रहालय, राजकीय पुस्तक संग्रहालय की जो स्थापना है रांची में कब हुई थी, ये आपको बताना है। बताइए। ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो होती है 2000 कब, आंसर कीजिए। 2009 में। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा। सबसे पहले बता दीजिए सारे जिले कब कब बने थे। रामगढ़ जिला बना था आपका 2007 में खूंटी के साथ में। हजारीबाग बना था आपका 1833 से 34 में। कोडरमा बना था 1994 में। और लातेहार जिला बना था 2011 में। ये आपको पता ही है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र आपसे पूछा था तो आप हजारीबाग आंसर कर सकते थे, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1912 ईस्वी में। राइट। तो इन सारी चीजों को हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 12। बताइएगा कि अंशुता लकड़ा का संबंध किस जिले से है। अंशुता लकड़ा का संबंध किस जिले से है, पहले तो आप ये बता दीजिएगा। और हॉकी से रिलेटेड कुछ खिलाड़ी का नाम बताइए पहले, क्योंकि हॉकी झारखंड में बहुत ज़्यादा यहाँ से हॉकी प्लेयर्स रहे हैं। तो यहाँ से हॉकी के कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे आप देखे होंगे कि जयपाल सिंह मुंडा है। ठीक है। उसके बाद हेलेन सोय है। जो पूछा जाता है एग्जाम में वो हम लोग बिल्कुल टारगेट करेंगे। हेलेन सोय है। एक दयामणि सोय आपको देखने को मिलेगा। एक सुमरई टेटे है। ठीक है। एक आप और क्या देखेंगे, जेम्स क्रिकेटा है। विमल लकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वानुस डुंगडुंग है। सिल्वानुस डुंगडुंग, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और हॉकी से क्या याद रख सकते हैं, एक सुशीला लकड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निक्की प्रधान है।
तो ये सारे के सारे हॉकी से संबंधित हैं, जो आपको याद रखना है। एक हॉकी वाला पूछा जाता है और एक तीरंदाजी आपसे पूछा जाता है। तो तीरंदाजी से भी रिलेटेड कुछ खिलाड़ी आप देख लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो दीपिका कुमारी का नाम आता है। ठीक है। उसके बाद तो फिर आप किसका नाम, कोमालिका बारी का नाम आता है, कोमालिका बारी। झानू हांसदा का नाम आता है इसमें। ये रिवीजन करना ही पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन एक कंफर्म क्वेश्चन आप कर रहे हैं। उसके बाद एक रीना कुमारी जो नए में है, एक याद रख सकते हैं आप। एक थोड़ा सा पॉपुलर नाम हाल फिलहाल में पॉपुलर हुआ है ये, आशा रानी रोरो। रोरो नहीं बल्कि होरो इसको कर लीजिएगा, होरो। एक जयंत तालुकदार नाम आया है, जो रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दीप्ति कुमारी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये कम से कम याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आप फिक्स कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। हालांकि एक और नाम मुझे लग रहा है, कौन सा, राहुल बनर्जी। राहुल बनर्जी भी ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये सारे के सारे दो कम से कम आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अंशुता लकड़ा है सिमडेगा से, तो सिमडेगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप सिमडेगा आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, राइट। ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा। और इसका भी आंसर आना चाहिए कि एचईसी में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था। एचईसी स्टैंड्स फॉर हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसकी स्थापना आप जानते हैं कि 1958 में इसकी स्थापना होती है। और क्या क्या एचई से आप ध्यान रख सकते हैं बताइए। एग्जैक्ट जो इसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1958 को, और यहाँ पर उत्पादन शुरू होता है 1964 में। 1964 में इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। इसकी सहायता से, रूस की सहायता से और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ये बनाया जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या बोला था, आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। कौन बोला था? तो नेहरू ने बोला था आधुनिक भारत का मंदिर। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें तीन कौन कौन से उद्योग कार्यरत हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। तो एक हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, एक हैवी मशीन टूल्स प्लांट, और एक फाउंड्री फोर्ज। ये आपको ध्यान रखना है। और जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, ये आपके रूस की सहायता से, और ये जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है, ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। ठीक है। और फाउंड्री फोर जो है, ये भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1956 के कंपनी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। बस काफी है, इतना याद है काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाना चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिया है। एक बार आप चाहे तो रिवीजन कर लीजिए। रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जिससे कारखानों का कारखाना बोला जाता है। ये तो मैंने बताया नहीं कि हटिया रांची में है ये, हटिया रांची में है। ठीक है। कारखानों का कारखाना बोला जाता है। 64 से यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। 31 दिसंबर 1958 को कंपनी एक्ट 1956 से बना था। और आधुनिक भारत के मंदिर का उद्योग बोला था पंडित नेहरू ने। हैवी मशीन टूल्स प्लांट की रूस की सहायता से, और मशीन प्लांट बिल्डिंग प्लांट जो है ना रूस की सहायता से, और जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है और एक फाउंड्री फोर्ज है, दोनों ही चेकोस्लोवाकिया की मदद से। बस ये तीन चार क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है जो हर बार पूछता है आपसे, राइट। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 14। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, और इसका भी आंसर आना चाहिए। और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा धनबाद में है।
धनबाद जिला कब बना था बताइए? धनबाद जिला बना था आपका 1956 में। धनबाद में ही आपका लिल्लोरी मंदिर है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। लिल्लोरी मंदिर धनबाद में ही आपका है। धनबाद में आपका खनन अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 15। गढ़वा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? अभी अनुमंडलों की संख्या 45 है और जिसमें बना था उस समय अनुमंडलों की संख्या 33 है। जिसमें झारखंड बना था जिलों की संख्या 18 थी और अभी 6 बढ़ गया है। जिसमें झारखंड बना था 210 प्रखंड था, अभी प्रखंडों की संख्या 263 है। तो इन सारी चीजों को आप जरूर याद रख लीजिएगा। राइट, कुल कितने? तो कुल 3 अनुमंडल है। अब बात आई है गढ़वा जिले की, तो गढ़वा जिले से रिलेटेड फटाफट से देख लीजिए क्या क्या याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर गढ़वा जिले को रिप्रेजेंट करना था। तो गढ़वा जिले से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है माँ गढ़ देवी की नगरी। गढ़ देवी की नगरी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कि एक मराठी शब्द है गढ़वा। गढ़वा जो है ना, ये एक मराठी शब्द है, तो ये भी में भी कहीं पूछा जाए। मंदिर कौन कौन सा है? तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि नगर उटारी गढ़वा में वंशीधर मंदिर है। इसके अलावा वहां पर एक राजा पहाड़ी है। राजा पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। एक खोनहर महादेव की पहाड़ी है वहां पर, खोनहर महादेव की पहाड़ी। खोनहर महादेव की भी पहाड़ी यहाँ पर है। फिर कतार का माँ चतुर्भुजी मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद रंकराज भवन यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर है, तो मतलब स्मारक बोल सकते हैं, मंदिर नहीं बोल सकते हैं, तो ये है। ठीक है, ये जिला कब बना था? तो 1991 में जिला बना था। और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग उद्योग है वो एक लाह का उद्योग मिलेगा आपको। उसके बाद कत्था का यहाँ पर उद्योग देखने को मिलेगा। उसके बाद बीड़ी का उद्योग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और क्या याद रख सकते हैं बताइए? यहाँ पर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आप देखिए कि खनिज कौन कौन सा, एक चूना पत्थर यहाँ पर काफी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। चूना पत्थर देखने को मिलता है। उसके बाद ग्रेफाइट भी देखने को मिलेगा। डोलोमाइट आपको यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, और गढ़वा से कुछ याद रख सकते हैं? गढ़वा से कुछ पर्सनैलिटी है क्या बताइए? सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, हेमेंद्र प्रसाद द्विवेदी हैं। अच्छा, एक आंदोलनकारी आप ध्यान रख सकते हैं, राम किशोर तेली, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। और बाकी कुछ नदियां हैं तो सुखलदरी जलप्रपात है यहाँ पर। जलप्रपात की अगर बात करते हैं, शुरुआत की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल रहा था। शुरुआत की पहाड़ी है एक, जो कि पारसनाथ पहाड़ी के बाद दूसरे नंबर पे आता है ये। शुरुआत की पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी ऊंचाई मेरे ख्याल से 38-19 फीट है। शुरुआत की पहाड़ी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको गुलगुल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को हमने एक साथ देख लिया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा जरा। दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर एक बार फटाफट से कर दीजिएगा, और सभी की तरफ से अब मिट्टी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम लोग एक साथ जल्दी से देख लेंगे। वैसे इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा आप लोग, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। आंसर करने की कोशिश करिएगा सभी कोई भी नहीं है जो इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, आंसर कीजिएगा। और प्रखंड की संख्या जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रखंडों की संख्या 264 है, मैंने कितना बता दिया था? प्रखंडों की संख्या 264 बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। और देखिए सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लाल मिट्टी है गाइस, ये लगभग 90% भाग पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाता है। क्यों लाल मिट्टी है? क्योंकि इसमें आपको फेरिक एसिड पाया जाता है। फेरिक एसिड नहीं, बल्कि फेरिक ऑक्साइड आप बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और इसमें बॉक्साइड की भी मात्रा काफी ज्यादा मिलेगा। बॉक्साइट की भी मात्रा है, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और
और ये कहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ये कितने लोग बताएंगे? अच्छा, इसमें फसल कौन कौन सा होता है लाल मिट्टी में? फसल, लाल मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जा सकता है? तो एक तो ज्वार उगाया जा सकता है, बाजरा उगाया जाता है, मोटा अनाज एक तरीके से आप बोल लीजिए, बाजरा, बाजरा यहाँ पर उगाया जाएगा, रागी यहाँ पर उगाया जाएगा, मूंगफली के लिए थोड़ा सा ये उपयुक्त होता है। तो ये 3-4 फसल कम से कम आप याद रख लीजिएगा लाल मिट्टी से, इतना ये काफ़ी है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? काली मिट्टी, काली मिट्टी आप देखेंगे तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में आपको ये काली मिट्टी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इस वाले एरिया में आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाता है। और 90% वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये लाल मिट्टी देखने को मिल जाता है। लाल मिट्टी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, और 16 का आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप बलुई मिट्टी आंसर कर रहे हैं, राइट? वैसे जो दामोदर घाटी में है ना, दामोदर घाटी वाला ये वाला एरिया, यहाँ पर ये बलुई मिट्टी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और आप रेतीली मिट्टी भी बोल सकते हैं, जिसको फुसफुस रेतीली मिट्टी भी इसको आप बोल लीजिए, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने रेतीली मिट्टी या फुफ्फुस बलुई मिट्टी रह रहे हैं। फुफ्फुस बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी भी ऑप्शन में रह सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से क्षेत्र में मिलेगा? तो ये जो धनबाद और हजारीबाग वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है। जल्लोड़ की मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलेगा? जल्लोड़ की मिट्टी आपको ज्यादातर ये संथाल परगना वाले एरिया में मिलेगा, संथाल परगना, ठीक है? तो लाल मिट्टी हमने बताया कि पूरे झारखंड में लगभग लगभग मिल जाता है 90%। उसके बाद काली मिट्टी हमने आपको कहाँ बताया? काली मिट्टी, काली मिट्टी आप राजमहल बोल लीजिए, राजमहल के क्षेत्र में। और जो आपका रेतीली मिट्टी है, ये आप देखेंगे तो जो पूर्वी हजारीबाग है उधर, और थोड़ा सा ये आप धनबाद को ये टच करता है, ठीक है? तो इन सारी चीजों को इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, राइट? ओके, तो जलोढ़ मिट्टी संथाल परगना में, लाल मिट्टी लगभग 90% पूरे भाग में लगभग आपको दिखने को, काली मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में, बलुई मिट्टी हजारीबाग और धनबाद वाले क्षेत्र में। अब से दामोदर पूछ रहा है दामोदर घाटी में, तो ऑप्शन नंबर ए बलुई मिट्टी आप आंसर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा कि रातू के किले का संबंध किस राजवंश से है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का इजीली आप आंसर कर सकते हैं, ये नागवंश से संबंधित है। नागवंश, और नागवंश की एक बार आप राजधानी जरूर देख लीजिएगा, जैसे सुतियांबे किसने राजधानी बनाया था? सुतियांबे राजधानी आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। एक आपका बताना है कि चुटिया किसने बनाया था, फिर आपका खुखरा, दोईसा, पालकोट, पालकोट भौरो, और एक रातूगढ़ बताइए, और एक सतरंजी भी आप बता ही दीजिए। तो इतना मैंने आपसे पूछा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो भी है कोशिश करें कमेंट करने का। तो त्याम्बे सबसे पहले फनी मुकुट राय ने किया था। चुटिया प्रताप राय ने किया था। खुखरा किसने बनाया था राजधानी? भीमगढ़ ने। दोयसा किसने किया था? दुर्जन चाल या दुर्जन शाह, जो भी आप कहते हैं, दुर्जन चाल ने। पालकोट किसने बनाया था? यदुनाथ शाह। और पालकोट भौरों अगर पूछेगा, भौरों अगर लग जाएगा तो जगन्नाथ शाह। रातूगढ़ किसने बनाया था? तो ये उदयनाथ सहदेव। शतरंजी किसने बनाया था? तो एनी शाह। एनी शाह ने 1691 में किस मंदिर का निर्माण करवाया था रांची में? ये आपसे प्रश्न है, आंसर कीजिएगा जरा।
तो ये इसी सीक्वेंस में आप इसका राजधानी याद रख लीजिएगा। सुतियाबे सबसे पहले फरने में कुटराय ने बनाया। टूटिया लाया प्रताप राय ने, कुकरा लाया भीम करने, दोसा लाया दुर्जन साल ने, पालकुट लाया यदुनाथ पालकुट बोरो और जगन्नाथ सहदेव और रातूगढ़ लाया उदयनाथ और शतरंजी कौन लाया था? शतरंजी लाया था एनी शाह ने। राइट, तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए, सी वंश से आप दो चीज बता दीजिए कि सी वंश की जो पहली शाखा है और जो दूसरी शाखा है, इसकी स्थापना किसने की थी? सी वन से रिलेटेड आपको फटाफट से आंसर करना है, ये मैंने आपसे पूछ लिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बताना है कि उतलूस और जागहीस झारखंड की किस जनजाति का उपवर्ग है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताइए, किस जनजाति का ये उपवर्ग है? तो बिरहोर आप इसका आंसर कर सकते हैं। और बिरहोर को क्या बोला जाता है बताइए? बिरहोर को क्या बोला जाता है? जंगल का मछली बोला जाता है। और आप क्या बोल सकते हैं इसको? ये जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जो जीवन होता है वो घुमंती जीवन होता है। और ये स्वयं को बोलते हैं ना सूर्यवंशी। ये कहते हैं कि मैं सूर्यवंशी हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, अदर स्टेट्स में आपको ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ से? इनका जो घर होता है ना गाइस, इनका बड़ा झोपड़ी, झोपड़ी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा झोपड़ी होता है, एक बड़ा झोपड़ी और एक छोटा झोपड़ी, ये दोनों झोपड़ी को क्या बोला जाता है? तो बड़ा मतलब ओड़ा। ठीक है, तो ओड़ा, ओड़ा कुंभा याद रख लीजिएगा। कुंभा मतलब होता ही है घर। तो ओड़ा कुंभा इनका जो बड़ा घर होता है उसको बोला जाता है, जो छोटा होता है उसको बोलता है चू, चू कुंभा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक सांगा बापला इसमें बहुत ज्यादा फेमस है। सांगा बापला, ये क्या है? सांगा बापला क्या है बताइए? इसमें जो विधवा विवाह है ना, उसको बोला जाता है सांगा बापला। और सेवा विवाह को बोला जाता है किरिंग जवाई बापला। किरिंग सवाई बापला बोला जाता है। इसमें जो सेवा विवाह होता है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके। इसमें आप जो तुमदक हमने कल बताया था ना, तुमदक, तुमदक यानी कि नगाड़ा, ये काफी ज्यादा फेमस है बिरहोर में। ठीक है, तो बिरहोर आपको याद रखना है। और जो उल्थू और बुरिया से हमने बताया ये किससे संबंधित है? तो ये आपका बिरहोर से संबंधित है। कोल से रिलेटेड आप क्या क्या बता सकते हैं बताइए? कोल जनजाति से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर आप क्या क्या बता सकते हैं? ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, हालांकि अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो 20 जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 का आंसर कीजिएगा कि झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल तीन धामों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तीनों स्थल आपको देखने को क्या मिलेगा? आप हिंदू देख लीजिए, फिर जैन, और उसके बाद क्या, बौद्ध। पहाड़ी मंदिर रांची में है। रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में है, भेड़ा और दामोदर नदी पर है। मल्लूटी जो है ये दुमका में है, जिसको मंदिरों का गांव बोला जाता है। और कौलेश्वरी इस प्रश्न का उत्तर है, जितने भी आंसर कर रहे हैं। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ये चतरा में है कौलेश्वरी मंदिर। ठीक है, चतरा में आपका क्या है? कौलेश्वरी मंदिर है। क्लियर है, तो ये तो पता ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्थित एंग्लो इंडियन गांव की स्थापना किसने की है? तो ये तो नाम से ही पता लग जाएगा, मेक्लुस्कीगंज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा हम नहीं करेंगे। अगला है कि सुखलदरी झरना या जलप्रपात किस जिले में है? ये आंसर कीजिएगा जरा। अब जलप्रपात की बात आई है तो जलप्रपात से रिलेटेड भी हम लोग कुछ फैक्ट देख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सुखलधर दर्री कहाँ पर है? गढ़वा में है। बलचौरा भी गढ़वा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा, हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात है, पता है आपको? रांची में कोई भी तीन जलप्रपात आप फटाफट से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात रांची में है। रांची को ही जलप्रपातों का शहर बोला जाता है। ठीक है, चलिए।
अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 42। सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? सरहुल किस दिन मनाया जाता है, ये आपको आंसर करना है। तो सरहुल हम मनाते हैं 2 बार। ठीक है, सरहुल हम जो मनाते हैं वो 2 बार मनाते हैं, एक चैत में और एक बैसाख में आपका मनाया जाता है सरहुल। जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये आपका मनाया जाता है कब? बैसाख माह में मनाया जाता है। बैसाख माह में, जिसको क्या बोला जाता है बताइए? पर सरहुल के नाम से जाना जाता है। और जिन नीचे वाला एरिया है ना, इन सारे एरिया में, वो आपका चैत माह में मनाया जाता है। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है और इसको फूल सरहुल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा चैत माह की शुक्ल पक्ष के तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सी जितने भी कर रहे हैं सही है। ठीक है, और भादो माह के एकादशी को मनाया जाता है कर्मा त्योहार। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं सोहराय। ठीक है, इन सारी चीजों को आप ऐसे ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप चतरा से हैं? हाँ, मैं चतरा से हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है अगला क्वेश्चन का आंसर कि झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम क्या है? गैस टरबाइन पर आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा मैथन जल विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर डी। डी जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। किस जिले में है ये आप आंसर कर दीजिएगा। मैथन से आप आराम से गैस कर सकते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले आपके सामने है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू कर दी थी? ये आप आंसर कीजिए, और मेरे ख्याल से इसका आंसर आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबकी तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए, झारखंड निर्माण की प्रक्रिया जो है ना, ये ऋषा मुंडा के द्वारा सबसे पहले मुंडा जनजाति में स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, और फिर मुंडा का बाद में उत्तराधिकारी एक नागवंशी अपन मुकुट राय, इसी के आगे बढ़ते चले गए थे। वो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि झारखंड निर्माण की प्रक्रिया मुंडा जनजाति ने सबसे पहले शुरू किया था। लेकिन अगर हम झारखंड निर्माण आंदोलन के जनक की बात करते हैं तो 1912 में जे बारसोलोमन को जाता है। झारखंड का जो निर्माण किया गया, झारखंड के लगभग 40% के भूभाग को काट करके किया गया, जिसमें 18 जिले थे, 33 उसमें प्रखंड थे, 210 क्या थे उसमें, 33 अनुमंडल थे, राइट। ये जिला था जिसमें बना, और ये अनुमंडल था 33, और ये प्रखंड था। अभी जिलों की संख्या 24 है, अभी अनुमंडलों की संख्या 45 है, और प्रखंडों की संख्या 264। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब झारखंड अलग बनाने की बात हुई तो हमने 3 डेट आपको याद रखने को कहा था, एक 25 अप्रैल, 2 अगस्त, 11 अगस्त, और एक 25 अगस्त, अगर आपको ध्यान है। ये बिहार राज्य का जो पुनर्गठन मंजूरी दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, ये 25 अप्रैल को दिया गया था। 2 अगस्त को ये लोकसभा में पारित किया गया था। उसके बाद 11 अगस्त को ये राज्यसभा में, और उस समय के राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उनके द्वारा हस्ताक्षर करके और मंजूरी दी गई थी 25 अगस्त को। इस समय सीएम कौन थे? इस समय सीएम थे बिहार के राबड़ी देवी। झारखंड के सीएम बनाए गए थे बाबूलाल मरांडी, जो 15 नवंबर 2000 से लेके 18 मार्च 2003 तक रहे थे। ये सारे के सारे वैसे फैक्ट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। और अगला प्रश्न आपके लिए होगा कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये अपना चतरा है। चतरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चतरा जिला बना था 1991 में, चतरा बोकारो और गढ़वा। अगला है, इनमें से किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की थी? ये तो आपको पता ही है, देशेर कथा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए, और 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा है। तो सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
किस वर्ष में संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ये लीजिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इसका आंसर कीजिएगा। तो इसी के साथ कुछ रिवीजन कर लीजिए जो हमने कल भी किया था। 1948 में किसकी स्थापना होती है? फिर 1950 आप जानते हैं झारखंड पार्टी। आप बता दीजिए 1954 में किसकी स्थापना हुई थी? 1965 में बताइएगा जरा। 1967 में बता दे। 1969 में एक बार आप बता दीजिए। उसके बाद आप 1970 में बताइए एक। 1971 में। 1986 आप जानते हैं आंसू का गठन। 73 आप जानते हैं विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा झामुमो की स्थापना। एक 1987 बता दीजिए। तो ये सारे सारे जो आप रिवीजन कर सकते हैं, तो रिवीजन कीजिए। 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा। ललित कुजूर के द्वारा स्थापना की गई थी 1965 में। बीसा सिंह बदल की स्थापना। 67 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना बागुन सुम्बरे के द्वारा। 1969 में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी लेकिन एन ई होरो के द्वारा, ये जरूर याद रख लीजिएगा। एन ई होरो के द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना तो की गई थी और अखिल झारखंड जो पार्टी थी उससे अलग होके, ठीक है। उसके बाद 70 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी जिनके द्वारा 1978 में जंगल काटो अभियान भी चलाया गया था और झामुमो के ये महासचिव भी बनाए गए थे 1973 में, जिसमें इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी को गोल्फ मैदान धनबाद में। उसके बाद 1971 को याद रखना है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना एक की राय के द्वारा किया गया था जो कि लालखंड का नारा दिए थे। 87 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था जिसमें टोटल 53, इसमें क्या थे, 53 संगठन शामिल थे, राइट। ओके, तो 27 का आंसर कीजिए। सी इसका आंसर हो जाएगा 1995। और 1995 में ही जैक की भी स्थापना की गई थी और इसी जैक की बात हो रही है, अगस्त का महीना था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? शिबू सोरेन अध्यक्ष बनाए गए थे, शिबू सोरेन, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 28। धोबनी, सूरदा, केंदाड़ी किस अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है? ये हमने कल बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपको ध्यान है तो फटाफट से बता दीजिएगा। ईंधन के लिए हमेशा आप देखते हैं कि ईंधन अनुसंधान संस्थान वगैरह सब ये धनबाद में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेफाइट के लिए आप गढ़वा पलामू वाले क्षेत्र में देख सकते हैं कि गढ़वा पलामू वाले क्षेत्र में आपको ये ज्यादातर देखने को मिल जाता है। तांबा आपको कहाँ पर मिलता है ये बताइए, और अभ्रक कहाँ पर मिलता है ये बताइए। दो तो आप बता ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर सी। धोबनी सुरदा, सुरदा माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरदा माइंस आपको जरूर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या के नहीं का नहीं। एक पूछ रहे हैं कि हूल झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा कि हूल झारखंड पार्टी की जो स्थापना है 1969 में हूल झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। जस्टिन रिचर्ड के द्वारा हूल झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। और कहाँ थे जस्टिन रिचर्ड? तो हमने बताया था कि 1948 में जब यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी उस समय भी जस्टिन रिचर्ड का नाम आता है, ठीक है। हो गया, चलिए और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभ्रक, वैसे अभ्रक आप 3 जगह याद रखना है, एक हजारीबाग, गिरिडीह, एक हजारीबाग, गिरिडीह और एक कोडरमा। 3 जगह पे आपको अभ्रक याद रखना है, तीनों जगह पे कोई भी ऑप्शन दे सकता है, राइट। ओके, अगला है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है? बताइए, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है? ये आप आंसर कर दीजिएगा। देखिए, करगली देता है लेकिन अब ये पिपरवार चतरा इसका आंसर हो चुका है, तो आप इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करना ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये इसे मानता है या पिपरवार को मानता है, ये थोड़ा सा विरोधाभास है। तो ऑप्शन नंबर डी आप मान के चलिए, पिपरवार अभी जो है वो पहले नंबर पे है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, या फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। वाद्य यंत्र हमने कई बार बताया और आप भी जानते हैं
ये 3 तरह के वाद्य यंत्र हैं, एक तो तंतु से हम बजाते हैं, एक फूँक कर बजाते हैं जिसको हम सुषिर वाद्य बोलते हैं और एक हम ठोक कर बजाते हैं जिसको हम ताल वाद्य बोलते हैं। और ताल वाद्य में भी एक घन होता है और एक अवनद्य होता है। घन ये ठन-ठन की आवाज़ करेगा और अवनद्य जो है ढम-ढम की आवाज़ करेगा लाइक डमरू, मांदर वगैरह-वगैरह। फूँक कर जो बजाते हैं लाइक एक तारा जो है ये जो है सो रस्सी को तान कर बजाया जाता है। फूँक कर जो बजाते हैं वो बाँसुरी बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं और शहनाई जो है ना, शहनाई एक तरह का कौन-सा वाद्य यंत्र है, एक सुषिर वाद्य यंत्र है। सुषिर वाद्य यंत्र है और सुषिर वाद्य यंत्र का एग्ज़ाम्पल और भी बात करिएगा तो कौन-कौन सा हो जाता है, एक तो शहनाई है, शहनाई, मदन भेरी है आपका, जो कि आपका इसमें आ जाता है, सुषिर वाद्य यंत्र में आ जाता है। शहनाई के बाद एक बाँसुरी है, एक आपको याद रखना क्या है, एक सींगा ज़रूर याद रखना है, सींगा, राइट? और एक मुरली भी ध्यान रख सकते हैं, मुरली थोड़ा-सा बाँसुरी की तरह ही होता है, तो ये ईज़िली पहचान में आ जाएगा। 30 का आंसर कीजिए, वैसे 30 का आंसर हो जाएगा मंगल वाद्य के नाम से इसको जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और लगभग सभी की तरफ से इसका आंसर आ चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 31, आंसर कीजिए। ओल की लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लिपि की बात आई है तो आप बता दीजिएगा फटाफट से कि जो उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक, उसकी लिपि क्या है? हो जनजाति की लिपि क्या है? और संथाल जनजाति की लिपि ओल की आप जानते हैं जो कि 1941-42 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो का बारंग चीती है, संथाल का ओल की है। उरांव जनजाति का हमने बताया था और बहुत अच्छे से बताया था कि नारायण उरांव के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नाम क्या है ये आप आंसर कीजिए, देखते हैं आपको याद है या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि पहाड़ी मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचा फीट है। यह वाहियात क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है लेकिन ठीक है। ये दारोगा में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे इसलिए इसको डाल दिया गया है। 2140 फीट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो पहाड़ी मंदिर है वो है रांची में। बस इतने सब बात आप याद रख लीजिए। इसका सीढ़ी भी याद रखने की जरूरत नहीं कि इसमें सीढ़ी की संख्या कितनी थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ का आकार कैसा है। ये तो सबसे ऊंची चोटी है लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो शुरुआत की पहाड़ी है जिसको गुलगुल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है ये गढ़वा में है। इसकी ऊंचाई कितनी फीट है तो 3819 फीट है और इसकी ऊंचाई कितना है तो 4478 फीट है। मीटर में बात करेगा तो 1365 मीटर है। 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है। इसको समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, समेत शिखर के नाम से। यहाँ पर आपको मधुवन भी देखने को मिलता है और ये गिरिडीह में स्थित है। पायरोक्सिन ग्रेनाइट कठोर चट्टान से बना हुआ है और इसका जो आकार है वो आकार कैसा है तो इसका आकार है शंखाकार। तो ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर सकते हैं, डी आंसर कर रहे हैं लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर। और बता दीजिएगा जो पाठ क्षेत्र की आकार है ना, पाठ क्षेत्र, वो पाठ क्षेत्र का आकार कैसा है ये आप आंसर कर दीजिएगा। ये वाला पाठ क्षेत्र त्रिभुजाकार और अपना झारखंड चतुर्भुजाकार। ठीक, ओके। अपना गांव अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। वेरी इजी क्वेश्चन और इसका भी आंसर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी को आंसर कीजिए और सभी की तरफ से इसका आंसर आना भी चाहिए। बताइए 34 का आंसर कीजिए और सभी को आंसर कीजिए जितने भी लोग हैं ना। उरांव की लिपि तोलोंग सिक्की, या क्या बात है, वेरी गुड। तो जो कुड़ुक भाषा की उरांव की लिपि है वो है तोलोंग सिक्की। वो भाषा की जो लिपि है वो क्या है, बारंग चीती। संथाल की जो लिपि है वो है ओल चीकी और खोरठा भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है,
इन सारी चीज़ों को याद रख लीजिएगा और 34 का भी एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए सभी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रघुनाथ महतो जितने भी आंसर कर रहे हैं, रघुनाथ महतो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और लगभग सभी की तरफ से इसका आंसर आना शुरू हो गया है और ये अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बताना है कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ये थोड़ा सा नया लग सकता है लेकिन कोशिश करिए आंसर करने का। और सुबह मॉर्निंग में आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग पंचायती राज व्यवस्था करेंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था करेंगे। 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा और कितना जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो वैसे ही प्रीवियस ईयर का कलेक्शन हम यहाँ पर सुबह में मॉर्निंग में देख रहे होंगे, पंचायती राज शासन व्यवस्था। और जल्दी हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, सीजल के अलावा भी और एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। जेपीएससी में भी ये कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, तो ये भी आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो कंप्यूटर का सीरीज हम लोग पंचायती राज के बाद शुरुआत में सुबह में हम लोग एमएस ऑफिस से स्टार्ट करेंगे, खास करके एमएस वर्ड से। तो इसका आंसर क्या बात है, एक जन का आंसर है, कुमार सुरेश सिंह इस प्रश्न का उत्तर है। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए guys। और इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी को इसका आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा? सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइए आंसर। सबसे पहले तो एक 1925 आप देख लीजिए कि 1925 में स्थापना होती है रांची के रीन पास, आपने नाम सुना होगा, तो रीन पास। 1926 इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? या देखिएगा 1960 में। भारतीय यानी कि इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये रांची में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 नहीं बल्कि 2009 में हुई थी। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान, मैनेजमेंट है ना, तो इसको आप कर नोट कर लीजिएगा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है ना, ये आपका रांची में है, जिसकी स्थापना 2009 में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये टाटी सिल्वे में है। कैम्ब्रिज वाला जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाटी सिल्वे रांची में है, जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा। एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, ये आप बताइए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में और इसकी स्थापना भी एक एग्जाम में पूछा गया है आपसे, तो याद रखिएगा 1961 में इसकी स्थापना होती है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में और इसकी स्थापना होती है 1974 में। तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर याद रख लीजिएगा। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका में और इसकी स्थापना रिसेंटली हुई है 2019 में और 2019 में ही शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में बना था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1947 के आसपास, जलगोड़ा में। ये भी कई बार आपसे पूछा है, जलगोड़ा वाला। ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, जलगोड़ा में है। लेकिन केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद वाला जो पूछेगा तो एक 1948 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही याद रखना है। ईंधन पूछेगा, देखिए दो चीज है, अगर आपसे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तब ये धनबाद में होगा और जलगोड़ा में होगा। ठीक है, लेकिन अगर, और इसका स्थापना याद रख लीजिएगा, इसके स्थापना में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी स्थापना 1947 में होती है, जो ईंधन अनुसंधान संस्थान है। लेकिन जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है ना, ये भी धनबाद में है, राइट, लेकिन इसकी स्थापना 1948 में होती है। बस 1 साल का डिफरेंस है। ईंधन वाला पूछेगा धनबाद में 1947 और खनन वाला पूछेगा तो 1948 में। ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में कंप्यूटर क्लास लीजिए सर, हाँ
मैं प्लान कर रहा हूँ, तो एक बार पंचायती राज अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया था ऑप्शन नंबर ए, और ए जितने भी आंसर कर रहे थे, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 37, और 37 का आंसर कीजिए कि किन स्टेडियम कहाँ पर है। अब देखिए स्टेडियम से रिलेटेड फटाफट से एक बार देख लीजिए। मैंने इस शामिल इसलिए किया है ताकि आपका एक बार स्टेडियम फटाफट से अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था आपका। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि सिमडेगा में कौन सा स्टेडियम है। सिमडेगा में कौन सा स्टेडियम है, कौन बताएंगे, बताइए। पहले तो रांची में देख लीजिए कि रांची में कौन कौन सा स्टेडियम है। बहुत सारे स्टेडियम रांची में है। तो रांची में सबसे पहले आप नोट करिए कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। दूसरा रांची में आपको बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है, जिसको एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आप रांची में देखते हैं। जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहीं पर है, जो कि 2013 में बना था। इंटरनेशनल स्टेडियम है तो इम्पोर्टेंट है, 2013 में बना था। ये इसमें उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक अर्जुन तीर अंदाजी स्टेडियम सरायकेला खरसावां में है, तो याद रख लीजिएगा ये आपका कौन सा है। तो अर्जुन तीर अंदाजी, अर्जुन तीर अंदाजी स्टेडियम भी आपका कहाँ पर है, इस सरायकेला में है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोकारो में भी है क्या कोई स्टेडियम? बिल्कुल है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम भी बोकारो में है, ये एग्जाम में पूछ चुका है। कीनन स्टेडियम तो आपसे कई बार पूछा है एग्जाम में, जमशेदपुर में है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ पर आपका कीनन स्टेडियम देखने को मिलेगा। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, लेकिन अब यहाँ से कीनन स्टेडियम इतना बार पूछ चुका है ना, अब इसका स्थापना आपसे पूछ लेगा, क्योंकि बहुत बार कीनन स्टेडियम पूछ लिया है। तो स्थापना आप याद रख लीजिएगा कि 1939 में कीनन स्टेडियम की स्थापना हुई थी। ये सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जमशेदपुर से एक और स्टेडियम आपको ध्यान रखना है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। और जमशेदपुर से एक और स्टेडियम याद रखना है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसकी स्थापना 1991 में होती है, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जमशेदपुर से एक और आप नाम ध्यान ध्यान रख सकते हैं, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम। तो शहीद निर्मल महतो स्टेडियम भी कहाँ पर है, तो जमशेदपुर में है, और इसकी स्थापना मेरे ख्याल से 1985 में हुई थी, ठीक है। मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम है, ये होटवार रांची में, और इसकी स्थापना मुझे बताना था इसलिए मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा 2009 में इसकी स्थापना होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप ऐसे ही याद करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। गुमला में भी कोई स्टेडियम है क्या? जी हाँ, गुमला में भी एक स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है गुमला में? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है गुमला में, ठीक है। बोकारो में एक और स्टेडियम आप ध्यान रख सकते हैं गाइस, सेनापति स्टेडियम। सेनापति स्टेडियम बोकारो में है, और सेनापति स्टेडियम बना कब था, कौन बताएंगे? 1995 में बना था ये सेनापति स्टेडियम, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं इसी सीक्वेंस में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ये लीजिए, संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है? पढ़ा पंचायत इनका होता है, पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत नहीं होता है, बल्कि इनका होता है क्या, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है। बताइएगा 38 का आंसर क्या हो जाएगा। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परानिक। ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये इनका क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है, बताइए, राइट? ओके, आपको बताना है कि खड़िया का जो शासन व्यवस्था होता है क्या होता है, ये बताइए जरा। एक खड़िया का बता दीजिए, एक उरांव का बता दीजिए, और एक हो का बता दीजिए। हो का मैं बता दे रहा हूँ, मुंडा मान की। खड़िया का होता है ढोकलो सोहोर। उरांव का कौन सा होता है, ये बताइए जरा। और ये संथाल का शासन व्यवस्था जो लिया गया था ना, किस जनजाति से लिया गया था, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी ना, वहां से लिया गया था। और सौरिया पहाड़ी में जो कृषि होता है, घुमंतु कृषि, उसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। और ये किसने बताया था, तो ललित प्रसाद विद्यार्थी ने बताया था। इन सारी चीजों को हमने बता दिया था पिछले ही क्लास में, राइट?
ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी कौन सा है? बताइए कौन सा है? 39 का आंसर कीजिए। तो ये कोहबर है, सभी को पता है कोहबर, है ना, लगभग जनों को ये पता होगा कोहबर। जादू पेटिया, ये संथाल जनजाति में ज्यादा प्रचलित है। जादू पेटिया किस जिले में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलता है? बताइए, दुमका जिले में है। सोहराय पेंटिंग, बताइए। सोहराय चित्रकला को कब मिला है? 2020 में जीआई टैग मिला हुआ है। 2020 में सोहराय और कोहबर दोनों को मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन होगा आपके लिए। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य कौन सा है? तो ये आप आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। सामा चकेवा, क्या बात है, सामा चकेवा इसका आंसर आ रहा है। जितने भी सामा चकेवा आंसर कर रहे हैं, सामा चकेवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मनाया कब जाता है गाइस? ये मनाया जाता है कार्तिक माह में। ठीक है, ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। और सामा का अर्थ क्या होता है, ये बताइए जरा। सामा का अर्थ बताइए, चकेवा का अर्थ बताइए, और किसका अर्थ बताएंगे? सांब का अर्थ क्या होता है, ये बता दीजिए जरा। बताइए। सामा बोलते हैं नायिका को, चकेवा बोलते हैं नायक को, और सांब बोलते हैं जो सामा का भाई होता है ना, सामा का भाई, तो सामा के भाई को बोलते हैं क्या? सांब। ठीक है, इसमें खलनायक भी होता है, और इस खलनायक को बोला जाता है चूड़क, या चुगला बोला जाता है।